हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर रहे होंगे, क्योंकि 2026 में ही सिलेक्शन लेना है। तो इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप 2018 से लेकर के 2025 तक जितना भी प्रीवियस ईयर हुआ है वो सारा कंप्लीट कर लें, क्योंकि कम से कम जो है 60 से 80% एरिया जो है वो प्रीवियस ईयर से पूछा जाता है। आप जब रेगुलर बेस पे प्रीवियस ईयर फॉलो करेंगे आपको खुद पता चल जाएगा कि इस बार भी जो हाई लेवल के प्रश्न बन के आए हैं ग्रुप डी में, वो प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर से उठाए गए थे, बस उनको थोड़ा सा हार्ड बना दिया गया था। और इस बार जो मैं न्यू एनसीईआरटी लेकर के आ रहा हूँ वो आपको पढ़ाने वाला हूँ, जिससे रेलवे जो है भर भर के प्रश्न पूछ रहा है वर्तमान में। चाहे एलपी हो, टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, कोई भी एग्जाम हो आपका रेलवे का, तो उसमें जो है साइंस जो पूछी जा रही है वो पूछी जा रही है न्यू एनसीईआरटी से। तो साथियों, सरकारी रोजगार के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग जरूर कर देंगे। और जिन लोगों को कम समय में बेहतर तैयारी चाहिए वो 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला जो है ये आप ई बुक मात्र 99 रुपये में दी जा रही है, आप लोग ले सकते हैं। इसके साथ ही फ्री में एकदम जनवरी टू दिसंबर जितना भी करंट अफेयर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोशिका को जीव की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? तो वो कहा जाता है क्योंकि यह सभी जैविक कार्य करती है, इसीलिए कोशिका को जीव की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 नंबर का प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की थी? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। जी हाँ, कोशिका की खोज किसने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की थी? जी हाँ, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की थी? इसका आंसर आप लोग बताइए। सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है 1665 में। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, और साथ ही इनके कमेंट किया कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से जो कमेंट करते, मुझे पूरा विश्वास है उन पर कि लोग साइंस और जीके में 25/25 जो है मार्क्स लाएंगे। आप लोग भी मेहनत कीजिए। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किस पदार्थ में की थी? प्याज की त्वचा, कार्क छाल, रक्त या फिर पर्णहरित? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कार्क छाल में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 5 नंबर का प्रश्न है, आज कोशिका से 2 से 3 नंबर आपके कंप्लीट है मात्र एक सीरीज में। कोशिका का नाम सेल किसने रखा था? तो कोशिका का नाम सेल जो है वो रॉबर्ट हुक ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 6 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना सभी कोशिकाओं में पाई जाती है? वह कौन सी संरचना है जो सभी कोशिकाओं में पाई जाती है? तो वो क्या है? कोशिका भित्ति है, कोशिका झिल्ली है, क्लोरोप्लास्ट है या फिर सेंट्रिओल है? कमेंट बॉक्स में आंसर दिया कीजिए। तो इसका सही जवाब जाएगा कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली एक ऐसी संरचना है जो सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? जी हाँ, कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है स्लाइडेन एवं श्वान। कौन थे? स्लाइडेन एवं श्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर का प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं, यह कथन सत्य है। बाकी ये सभी कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत का तीसरा बिंदु क्या है? कोशिका सिद्धांत का तीसरा बिंदु क्या है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का प्रश्न है, लेकिन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, चाहे टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी हो या फिर ग्रुप डी हो। ये मैंने नोटिस किया कि यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। कोशिका का आकार सामान्यतः कितना होता है? तो वो होता है 1 से 100 माइक्रोमीटर के बराबर। 1 से 100 माइक्रोमीटर के बराबर कोशिका का सामान्य होता है, मतलब कोशिका का आकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका सबसे बड़ी होती है? बैक्टीरिया कोशिका, शुतुरमुर्ग का अंडा, मानव रक्त कोशिका या फिर प्याज की कोशिका? तो सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 12 नंबर का प्रश्न है, कोशिका का आकार और आकृति किसके द्वारा निर्धारित होती है? तो इसका सही जवाब है, इसका जो है आकार। जी हाँ, इसके आकार के द्वारा जो है इसका आकृति जो है यह निर्धारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। साथियों, इसी बार में इसी वैकेंसी में माँ बाप के चेहरे पे खुशी लानी है। बस आप लोग रिवीजन करते रहिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे क्या होगा साथियों, हर वो वीडियो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, जैसे इस वीडियो को मुझे बनाने में, मैंने खुद पीडीएफ तैयार की है, इसको बनाने में ना साथियों मुझे जो है 7 दिन लग गए। क्यों? क्योंकि सभी क्वेश्चन छांट छांट के लाने थे जो आपके एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में सबसे ज़्यादा फंसने की संभावना हो।
13 नंबर का प्रश्न है कोशिका की संरचना का अध्ययन करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वो उपयोग किया जाता है माइक्रोस्कोप का। जी हाँ, माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का प्रश्न है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? जी हाँ, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ, वो है बैक्टीरिया और नीली शैवाल में। जी हाँ, बैक्टीरिया और नीली हरी शैवाल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूकैरियोटिक, देखो प्रोकैरियोटिक था फिर है यूकैरियोटिक, कंफ्यूज मत होना। कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सारे। यूकैरियोटिक कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? तो वो पाई जाती हैं पौधे और जंतुओं में। ध्यान रखिएगा, पौधे एवं जंतुओं में यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मुख्य अंतर क्या होता है? तो उन दोनों में मुख्य अंतर है वो है नाभिक की उपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का प्रश्न है कोशिका में कितने मुख्य भाग होते हैं? तो कोशिका में मुख्य भाग होते हैं 3। कितने? वो होते हैं 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 18 नंबर का प्रश्न है कोशिका का कौन सा भाग इसे आकार प्रदान करता है? जी हाँ, कोशिका का कौन सा भाग इसे आकार प्रदान करता है? तो वो है कोशिका झिल्ली। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, तो वो है कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 19 नंबर का प्रश्न है कोशिका का अध्ययन किस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत आता है? तो वो आता है कोशिका विज्ञान, बोले तो साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन जो है वो साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। 20 नंबर का प्रश्न है कोशिका का कौन सा भाग सभी जीवों में समान होता है? कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, क्लोरोप्लास्ट या फिर सेंट्रियोल? तो सही जवाब जाएगा कोशिका झिल्ली। ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का प्रश्न है कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? तो कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य है पदार्थों का चयनात्मक आवागमन। क्या है? पदार्थों का चयनात्मक आवागमन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 22 नंबर का प्रश्न है कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? जी हाँ, कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है प्रोटीन और लिपिड। क्या है? प्रोटीन और लिपिड। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 22 नंबर का प्रश्न है कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है प्रोटीन और लिपिड से कोशिका झिल्ली बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का प्रश्न है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है? तो कोशिका झिल्ली जो होती है वो अर्धपारगम्य होती है। ध्यान रखिएगा, कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 25 नंबर का प्रश्न है कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? जी हाँ, कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है पौधों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का प्रश्न है कोशिका भित्ति किस पदार्थ से बनी होती है? तो कोशिका भित्ति जो है वो सेलुलोज से बनी होती है। जी हाँ, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, कोशिका भित्ति सेलुलोज से। टाइप किए हुए मत जाइएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत से और बड़ा इंपॉर्टेंट कंटेंट लेकर के आता हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम में सीधे सीधे फंसने की संभावना है। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या है? जी हाँ, कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या है? तो वो है संचरण और आकार प्रदान करना। यह कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका भित्ति की विशेषता नहीं है? तो यह जो है जीवित कोशिका, यह एक विशेषता नहीं है। या कठोर होती है, सही बात है। या सेलुलोज से बनी है, बिल्कुल सही है। या संरक्षण प्रदान करती है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर का प्रश्न है कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में क्या अंतर है? तो वो अंतर एक साफ सा है, कोशिका झिल्ली जीवित होती है और कोशिका भित्ति मृत होती है। ध्यान रखिएगा, कोशिका झिल्ली जीवित होती है और कोशिका भित्ति मृत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 30 नंबर का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कोशिका झिल्ली में पदार्थों का आवागमन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो वो प्रक्रिया का नाम है विसरण और परासरण। जी हाँ, कोशिका झिल्ली में पदार्थों का आवागमन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो वो है विसरण और परासरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 31 नंबर का प्रश्न है विसरण क्या है? विसरण क्या है? तो विसरण होता है पदार्थों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना, यह विसरण कहलाता है। विसरण जो है क्या है? ये है उच्च सांद्रता का निम्न सांद्रता की ओर गमन करना, विसरण कहलाता है। कोशिश कीजिए क्लास में याद करने की, बाद में एक बार दो बार रिवीजन कर लीजिएगा, आपके ये क्वेश्चन कभी नहीं गलत होने वाले। परासरण क्या होता है? तो परासरण है जल को अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से गमन करना, परासरण कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर का प्रश्न है, कोशिका भित्ति की उपस्थिति किसे कठोरता प्रदान करती है? तो वो करती है पौधों की कोशिकाओं के। कोशिका भित्ति की उपस्थिति किसे कठोरता प्रदान करती है? तो वो है पौधों की कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का प्रश्न है, कोशिका झिल्ली का निर्माण कौन करता है? कोशिका झिल्ली का निर्माण कौन करता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है प्रोटीन और लिपिड की दोहरी परत। प्रोटीन और लिपिड की दोहरी परत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर का प्रश्न है, कोशिका भित्ति किस प्रकार की होती है? कोशिका भित्ति किस प्रकार की होती है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है पूर्ण जी हाँ पारगम्य। जो कोशिका भित्ति जो होती है वो पूर्ण पारगम्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका झिल्ली का कार्य नहीं है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है ऊर्जा उत्पादन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही, वो है ऊर्जा उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर का प्रश्न है, कोशिका भित्ति किसके द्वारा बनाई जाती है? कोशिका भित्ति किसके द्वारा बनाई जाती है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है गाल्जी बॉडी। कौन सा है? तो वो है गाल्जी बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 38 नंबर का प्रश्न है, कोशिका झिल्ली में प्रोटीन का क्या कार्य है? जी हाँ, कोशिका झिल्ली में प्रोटीन का क्या कार्य है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है पदार्थों का परिवहन। क्या है? पदार्थों का परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 39 नंबर का प्रश्न है, परासरण में कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से गमन करता है? तो परासरण में कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से गमन करता है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है जल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 40 नंबर का प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति किसमें होती है? जी हाँ, कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति किसमें होती है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है जंतु कोशिकाएं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर का प्रश्न है, साइटोप्लाज्म क्या है? जी हाँ, साइटोप्लाज्म क्या है? तो साइटोप्लाज्म है कोशिका झिल्ली और नाभिक के बीच का तरल पदार्थ जो है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। कोशिका झिल्ली और नाभिक के बीच का पदार्थ साइटोप्लाज्म कहलाता है। साथ में इस क्लास को ना आप लोग 2 से 3 बार सुन लीजिएगा, यकीन मानिए कोशिका से 2 से 3 नंबर आपके कन्फर्म हो जाएंगे। साइटोप्लाज्म में क्या पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में क्या पाया जाता है? तो वो है कोशिका के सभी अवयव। कोशिका के सभी अवयव साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर का प्रश्न है, नाभिक का मुख्य कार्य क्या है? तो नाभिक का मुख्य कार्य है अनुवांशिक सामग्री का ग्रहण और नियंत्रण करना। अनुवांशिक सामग्री का ग्रहण करना और नियंत्रण करना नाभिक का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर का प्रश्न है, नाभिक की खोज किसने की थी? तो नाभिक की खोज जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने नाभिक की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर का प्रश्न है, नाभिक में अनुवांशिक सामग्री किस रूप में पाई जाती है? जी हाँ, नाभिक में अनुवांशिक सामग्री किस रूप में पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है डीएनए। कौन सा है? तो वो है डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 46 नंबर का प्रश्न है, नाभिक की बाहरी परत को क्या कहते हैं? नाभिक की बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है न्यूक्लियर झिल्ली। क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं न्यूक्लियर झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 47 नंबर का प्रश्न है, नाभिक में कौन सा अवयव प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है? नाभिक में कौन सा अवयव प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है न्यूक्लियोलस। क्या है? न्यूक्लियोलस जो है ये नाभिक में प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर का प्रश्न है, साइटोप्लाज्म का मुख्य कार्य क्या होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो साइटोप्लाज्म का मुख्य कार्य है कोशिका के अवयवों को स्थान देना। यह साइटोप्लाज्म का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर का प्रश्न है, बस साथियों एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करके ही जाइएगा। नाभिक की अनुपस्थिति किस प्रकार की कोशिकाओं में होती है? तो वो होती हैं प्रोयूकेरियोटिक कोशिकाएं। कौन सी? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ही नाभिक की अनुपस्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर का प्रश्न है, नाभिक में डीएनए कहाँ पाया जाता है? जी हाँ, नाभिक में डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है क्रोमेटिन में। काहे में? क्रोमेटिन में जो है वो नाभिक में डीएनए पाया जाता है। साथियों आज का सेशन हमारा कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आरआरबी ग्रुप डी स्पेशल वालों के लिए टोटल 2100 प्रश्न की श्रृंखला है साथियों, जो आपके दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कीजिए। मात्र 21 रुपये में ये पीडीएफ आप लोगों को प्राप्त करवा दी जाएगी। आप लोग अपना यूं ही प्यार बनाए रखें। जय हिंद, धन्यवाद। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो इसका आंसर आप लोग अपने माँ बाप के नाम से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि एक माँ बाप ही हैं साथियों जो सफलता चाहते हैं और चाहते हैं कि मेरा बच्चा मेरी बेटी कामयाब हो जाए। मेहनत करते रहिए, इसी बार में सिलेक्शन लेना है। किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी और चंद्रमा पर कैसा रहेगा? तो वो बिल्कुल जो है समान रहता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। जो कोई भी वस्तु हो, चाहे पृथ्वी पर रहे या फिर चंद्रमा पर रहे, दोनों का दबाव जो है वो एकदम जो है द्रव्यमान सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इसमें से लगभग 30% क्वेश्चन, मतलब 50 में से 30 क्वेश्चन लगभग टेक्नीशियन और एनटीपीसी से पूछे गए प्रश्न है।
और ये वो प्रश्न है साथियों जो आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में सीधे सीधे फंसेंगे। क्लास इंपॉर्टेंट है, आप सिलेक्शन लेना है तो पढ़ लीजिएगा। 3 नंबर का प्रश्न है गति का मात्रक क्या है? तो गति का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है न्यूटन का पहला नियम क्या बताता है? तो न्यूटन का पहला नियम बताता है जड़त्व का नियम। जी हाँ, और कमेंट किया कीजिए, कमेंट से क्या होता है क्वेश्चन आंसर आप लोगों के भूलते नहीं, एग्जाम में सफल होने के चांस बढ़ जाते हैं। मेरा नहीं फायदा, आप लोग सोच रहे कि सर का फायदा इसलिए बता रहे, नहीं, आप लोगों का बहुत फायदा होगा। आप करके तो देखिए, कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं वो लोग खुद कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं सर रिवीजन करने से बहुत फायदा, कमेंट करने से बहुत फायदा होता है। 5 नंबर का प्रश्न है समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है वो सीधा और बराबर बनता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का प्रश्न है ओम का नियम किससे संबंधित है? तो ओम का नियम जो है वो विद्युत धारा से संबंधित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है ध्वनि की तीव्रता को किस में मापा जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का प्रश्न है प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति जो होती है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है चुंबकीय बल रेखाएं कहां से कहां जाती हैं? जी हाँ, चुंबकीय बल रेखाएं कहां से कहां जाती हैं? तो वो जाती हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चुंबकीय बल रेखाएं कहां से कहां तक जाती हैं? तो उत्तर से दक्षिण तक जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का प्रश्न है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो ट्रांसफार्मर है वो प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। 11 नंबर का प्रश्न है पानी का पीएच मान कितना होता है? 5, 6, 7, 8। सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है 7। जी हाँ, पानी का पीएच मान कितना होगा? तो वो है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का प्रश्न है परमाणु में कौन कौन कण होते हैं? जी हाँ, परमाणु में कौन कौन कण होते हैं? सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है ये सभी। इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का प्रश्न है किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या दर्शाती है? तो वो क्या दर्शाएगी? किसी भी तत्व की परमाणु संख्या जो है वो हमेशा प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का प्रश्न है द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है वो जो है किसने दिया है? सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, लावाइजियर ने दिया है। किसने? लावाइजियर ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है गैस का कौन सा नियम है? इनमें से गैस का कौन सा नियम है? सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है बॉयल नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है लिटमस पेपर का उपयोग किस में होता है? जी हाँ, लिटमस पेपर का उपयोग किस में होता है? सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी की तरफ, वो है अम्ल क्षार की पहचान। क्या है? अम्ल क्षार की पहचान करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का प्रश्न है ग्रुप डी का मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है HCl कौन सा अम्ल है? HCl कौन सा अम्ल है? तो वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा है? HCl जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। 18 नंबर का प्रश्न है परमाणु बम में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो परमाणु बम में जो है वो जो है विखंडन होता है। क्या होता है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, तो वो है विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का प्रश्न है हीलियम का प्रतीक क्या है? तो हीलियम का प्रतीक क्या है? तो वो है He। हीलियम का प्रतीक क्या है? तो वो है He, हीलियम का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का प्रश्न है LPG में प्रमुख गैस कौन सी होती है? तो LPG की प्रमुख गैस कौन सी है? तो वो है प्रोपेन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर का प्रश्न है विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? जी हाँ, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? दूध, फल, सूर्य का प्रकाश या फिर हरी सब्जी। सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है सूर्य का प्रकाश। जो सरकारी रोजगार है ना, बेरोजगार से रोजगार तक के सफर में आपकी पूरी सहायता करेगी। बस ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आप यकीन मानिए ग्रुप डी इस बार पार है। साइंस और जीके की वजह से सिलेक्शन नहीं होगा और क्लास जो है साथियों रेगुलर आती रहेगी। पाचन तंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है? तो पाचन तंत्र की शुरुआत जो है वो मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का प्रश्न है डीएनए का पूरा नाम क्या है? जी हाँ, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबो
न्यूक्लिक एसिड है। जी हाँ, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो है ये डीएनए का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 25 नंबर का प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या जो है वो 206 होती है। और मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। 26 नंबर का प्रश्न है, मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो मधुमेह रोग जो है वो इंसुलिन की कमी से होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर का प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि जीवन रक्षक ग्रंथि कहलाती है? जी हाँ, इनमें से कौन सी ग्रंथि जीवन रक्षक ग्रंथि कहलाती है? थायराइड, अधिवृक्क, यकृत, पैनक्रियास। सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है अधिवृक्क। जी हाँ, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। जीवन रक्षक ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो वो है अधिवृक्क। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? 100 दिन, 120 दिन, 150 दिन, 180 दिन। सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है 120 दिन। जी हाँ, लाल रक्त आरबीसी की जो है आयु कितनी होती है? तो वो होती है 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर का प्रश्न है, रक्त का थक्का जमने में कौन सहायता करता है? तो रक्त का थक्का जमने में जो है वो प्लेटलेट सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का प्रश्न है, पौधों में भोजन का संचयन किस रूप में होता है? तो पौधों में भोजन का संचयन जो है वो स्टार्च के रूप में होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्राही स्वाद की पहचान करने में मदद करती है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी ग्राही स्वाद की पहचान करने में मदद करती है? इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है रसग्राही। कौन सी है? तो वो है रसग्राही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 32 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु प्रोटीन बनने के लिए सूचना स्रोत के रूप में कार्य करता है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 33 नंबर का प्रश्न है, साथियों क्लास मेरी कैसी लगती है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि सच में आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 33 नंबर का प्रश्न है, किस कोशिका का आकार बदलता रहता है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 34 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जीव में पुनर्जनन की क्षमता होती है? इसी बार के एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है और ये प्रश्न जो है इसी बार में 2 बार रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में से किस जीव में पुनर्जनन की क्षमता होती है? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है प्लेनेरिया। कौन सा है? तो वो है प्लेनेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर का प्रश्न है, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? जी हाँ, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए जो है वो आयोडीन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी विलयन का एक उदाहरण है? बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है लेकिन ये क्वेश्चन बच्चे को भी बता देना चाहिए। वो है विषमांगी विलयन क्या है? तो वो है तेल और पानी का मिश्रण। यह कभी नहीं मिल सकता, इसीलिए यह विषमांगी विलयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है तंत्रिका कोशिका। तो कौन सा है? तो वो है तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन सभी अंगों के विकास को उद्दीपित करता है? जी हाँ, कौन सा हार्मोन है? तो वो है वृद्धि हार्मोन। कौन सा है? तो वो है वृद्धि हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर का प्रश्न है, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा बताने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वो प्रयोग किया जाएगा चुंबकीय दिशा सूचक। जी हाँ, चुंबकीय दिशा सूचक। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर का प्रश्न है, स्थलीय परितंत्र में हरे पौधों द्वारा सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण किया जाता है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 41 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस घटना में एक ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है? तो वह कौन सी घटना है जिसमें एक ठोस जो है वह द्रव में परिवर्तित हो जाता है? तो उसको कहेंगे विगलन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 42 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का एसआई मात्रक है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है जूल। कौन सा है? तो वो है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 43 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूत्राशय के दाब को नियंत्रित करता है? जी हाँ, मूत्राशय के दाब को कौन नियंत्रित करता है? तो वो है रक्तचाप। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो वो कौन है? तो वो है रक्तचाप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 44 नंबर का प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि एड्रेनालाइन स्रावित करती है? तो वो कौन सी ग्रंथि है? तो वो है अधिवृक्क। कौन सी है? अधिवृक्क। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन यौगिक एल्कोहल के रूप में वर्गीकृत है? तो वो कौन सा है? तो वो है प्रोपेनॉल। कौन सा है? तो वो है प्रोपेनॉल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर का प्रश्न है, किस जीव में कोशिका विभाजन या विखंडन से नए जीवों का निर्माण होता है?
किस जीव में कोशिका विभाजन या विखंडन से नए जीवों का निर्माण होता है? तो वो है एक कोशिकीय जीव। वो जितने भी हैं उनका जो है नए जो है उनका विखंडन से नए जीवों का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर का प्रश्न है, प्रजातियों की आबादी की स्थिरता के लिए उत्तरदायी प्रक्रिया का चयन कीजिए। वो कौन सी प्रक्रिया है? उत्परिवर्तन, प्रजनन, विकास, विविधता। सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है प्रजनन। कौन सा है? तो वो है प्रजनन। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर का है, निम्नलिखित में से किस विलयन की पहचान उसकी गंध से की जाती है? जी हाँ, तो वो है जल में अगर डिटॉल है तो उसकी पहचान जो है वो गंध से हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर का प्रश्न है, कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? तो वो कौन सा उपकरण है? तो वो है ओम मीटर। कौन सा है? तो वो है ओम मीटर, जो विद्युत प्रतिरोध को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर का प्रश्न है, लाल सागर की लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मांस, शैवाल, कवक, जीवाणु। सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है शैवाल। जी हाँ, जो लाल सागर है उसका लाल रंग जो है वो शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। जी हाँ, प्याज में लाल रंग किस रसायन के कारण होता है? तो साथियों, पहला क्वेश्चन आप लोगों के माँ बाप को समर्पित। पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। दूसरा नंबर का प्रश्न है, लहसुन में गंध किस रसायन के कारण होती है? जी हाँ, लहसुन में गंध किस रसायन के कारण होती है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है एलाइसिन। जी हाँ, एलाइसिन के कारण जो लहसुन में गंध आती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 3 नंबर का प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा कितने मेगा जूल के बराबर? जल नहीं है, जूल है, यहाँ पे जूल कर लीजिएगा, जूल के बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है। कितना? 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, कैलोमल किसका अयस्क है? जी हाँ, कैलोमल किसका अयस्क है? यह सभी जो है रेलवे के पूछे गए प्रश्न है। कैलोमल किसका अयस्क है? तो कैलोमल जो है वो पारा का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर का प्रश्न है, हीरा का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हेतु क्रांतिक कोण कितना होता है? तो हीरा का जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन अगर होना तो उसके लिए कोण जो है 24.4, जी हाँ 24.4 डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का प्रश्न है, गैलीलियो ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो गैलीलियो ने जो है प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत दिया था। जी हाँ, गैलीलियो ने प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? जी हाँ, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है तो वो होती है हीरा में। कहाँ में? हीरा में। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है तो वो होती है हीरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसका गर्भकाल सर्वाधिक होता है? जी हाँ, निम्न में से किसका गर्भकाल सर्वाधिक होता है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है ऊंट। किसका? ऊंट का सबसे अधिक होता है। देखो, निम्न में से पूछ रहा है, ऐसा नहीं कि आप बता दो कि ये क्वेश्चन गलत है। नहीं, जो क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है वही क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है, अक्रिय गैस आवर्त सारणी में किस ब्लॉक में होती हैं? तो जो अक्रिय गैस है वो आवर्त सारणी में पी ब्लॉक में पाई जाएंगी। कौन से? पी ब्लॉक में अक्रिय गैसें पाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का प्रश्न है, सबसे बड़ी पत्ती कौन सी होती है? जी हाँ, सबसे बड़ी पत्ती जो होती है वो कौन सी होती है? सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, विक्टोरिया रीजिया। कौन सी? विक्टोरिया रीजिया जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन अदिश राशि है? जी हाँ, इनमें से कौन सी अदिश राशि? तो जो विद्युत धारा है यह एक अदिश राशि है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एसआई मात्रक सीमेन है? जी हाँ, एसआई मात्रक जो है सीमेन है। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है चालकता। किसका? वो है चालकता। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन आवर्त सारणी से संबंधित नहीं है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, सभी संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का प्रश्न है, कांसा का अवयव घटक है? बहुत बार पूछा जा चुका है, कांसा का अवयव घटक है तो Cu+Sn। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, कोशिका विभाजन सर्वप्रथम किसने देखा था? तो कोशिका विभाजन जो है वो विरचाऊ ने देखा था। किसने? विरचाऊ ने देखा था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन वायरस जनित रोग है? जी हाँ, इनमें से कौन वायरस जनित रोग है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है हेपेटाइटिस। कौन सा है? तो वो है हेपेटाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है, दोनों हाथ पैर मिलाकर कुल अस्थियां कितनी होती हैं? जी हाँ, दोनों हाथ पैर मिलाकर कुल अस्थियां कितनी होती हैं? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो होती हैं 118। कितनी होती हैं? 118 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है,
एंटीजन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, एंटीजन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो थे लैंड स्टीनर। कौन थे? लैंड स्टीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 20 नंबर का प्रश्न है, शरीर के भीतर रक्त संचरण में लगभग कितना समय लगता है? तो रक्त संचरण में जो है मात्र 23 सेकंड लगते हैं। कितना लगता है? मात्र 23 सेकंड लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 21 नंबर का प्रश्न है, शोरा का रासायनिक नाम क्या है? बहुत बार ये ग्रुप डी टेक्नीशियन में पूछा जा चुका प्रश्न है, आगे भी आने की प्रबल संभावना है। शोरा का रासायनिक नाम क्या है? तो शोरा का रासायनिक नाम है पोटेशियम नाइट्रेट। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर का प्रश्न है, गंजापन किस कवक के कारण होता है? जी हाँ, गंजापन जो है वो किस कवक के कारण होता है? सही जवाब जाएगा टीनिया कैपेटिस के साथ में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। जी हाँ, टीनिया कैपेटिस के कारण जो है यह गंजापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 नंबर का प्रश्न है, किस तापमापी के पैमाने को 100 भागों में बांटा गया है? वह कौन सा पैमाना है जिसको 100 भागों में बांटा जा चुका है? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है केल्विन पैमाना। कौन सा है? तो वो है केल्विन पैमाना, जिसको जो है 100 भागों में बांटा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक ध्वनि की चाल किसमें होती है? जी हाँ, सर्वाधिक ध्वनि की चाल किसमें होती है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो होती है एल्युमिनियम में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 25 नंबर का प्रश्न है, कैलोरीमीटर का उपयोग करते हैं? जी हाँ, कैलोरीमीटर का उपयोग किया जाता है ऊष्मा की मात्रा जानने में। जी हाँ, कहाँ? ऊष्मा की मात्रा जानने में जो है वो कैलोरीमीटर का उपयोग किया जाता है। साथियों, सेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। निम्न में से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है? जी हाँ, इनमें से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है बेकेलॉस। क्या है? तो वो है बेकेलॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 27 नंबर का प्रश्न है, हाइड्रा जेलीफिश किस संघ से संबंधित है? जी हाँ, हाइड्रा जेलीफिश किस संघ से संबंधित हैं? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है सिलिंट्रेटा। कौन सा है? तो वो है सिलिंट्रेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 28 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन WBC का अन्य नाम है? तो WBC का अन्य नाम क्या है? तो WBC का अन्य नाम जो है वो है लिकोसाइड्स। क्या है? तो वो है लिकोसाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 29 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन केवल पुरुषों में पाया जाने वाला हार्मोन है? जी हाँ, इनमें से कौन ऐसा हार्मोन है जो मात्र पुरुषों में पाया जाता है? तो वो है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा है? तो वो है टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 30 नंबर का प्रश्न है, जी हाँ, धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? कई बार पूछा जा चुका प्रश्न है, जैसे धान का, सरसों का, गाय का, कुत्ते का, इस तरीके के आप लोग याद कर लीजिएगा, मैं आगे भी ये क्वेश्चन लगा दूंगा। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वो है ओराजा सताइवा। क्या है? ओराजा सताइवा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, 31 नंबर का प्रश्न है, किसे क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है? जी हाँ, किसे क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, वो है पारा। जी हाँ, मरकरी को जो है क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर का प्रश्न है, आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है? जी हाँ, आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो सही जवाब जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। मतलब तीनों को जो है आंसर इसके गलत दिए हुए हैं। आपेक्षिक घनत्व का मात्रक इनमें से नहीं आंसर दिया गया। आप लोग बताइएगा आपेक्षिक घनत्व का मात्रक। क्वेश्चन का जो है आंसर कमेंट बॉक्स में दिया कीजिए, दिमाग में सेट हो जाता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या रहेगा? बढ़ता है, घटता है, शून्य हो जाता है, या फिर इनमें से कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो घट जाएगा। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान जो है वो घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गंध युक्त मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जी हाँ, दुर्गंध युक्त मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, ब्यूटायरिक अम्ल। कौन सा होता है? ब्यूटायरिक अम्ल। इसी के कारण जो है मक्खन में दुर्गंध आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है? जी हाँ, तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है बेंजीन। क्या है? तो वो है बेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 36 नंबर का प्रश्न है, पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या है? जी हाँ, पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या है? तो सही जवाब इसका क्या जाएगा? ऑप्शन डी के साथ में, वो है मोल। क्या है? तो वो है मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर का प्रश्न है, किस विटामिन को एनयूरिक के नाम से जाना जाता है? जी हाँ, किस विटामिन को एनयूरिक के नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है B1 को। किसको? B1 को। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसका श्वसन अंग त्वचा है? जी हाँ, निम्न में से किसका श्वसन अंग त्वचा है? तो वो जो केचुआ होता है उसका श्वसन अंग क्या है? तो उसकी त्वचा ही उसका श्वसन अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 39 नंबर का प्रश्न है,
HCG टेस्ट किया जाता है? HCG जो टेस्ट होता है वो क्यों किया जाता है? डायबिटीज़ का पता लगाने के लिए, महिला में सर्वाइकल कैंसर की जांच करने में, ट्यूमर व कैंसर का पता लगाने में, या फिर गर्भावस्था का पता लगाने में। तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, गर्भावस्था का पता लगाने में HCG का टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर का प्रश्न है, कौन सा शर्ट कट बटन चयनित वस्तु को कॉपी करने के उपयोग में होता है? ये कंप्यूटर से क्वेश्चन आ गया, पूछा गया होगा तो इसीलिए रखा गया है। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर का प्रश्न है, मधुमक्खी की आंखों की संख्या कितनी होती है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है 5। कितनी? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर का प्रश्न है, साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ के तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो प्रभाव क्या पड़ेगा? पृष्ठ तनाव घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर का प्रश्न है, किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर का प्रश्न है, मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी होती है? तो मनुष्य की साधारण श्वसन दर जो होती है वो 15 से 18 बार पर मिनट होती है। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर का प्रश्न है, यक्षमा के रोगियों में निम्नलिखित कौन सी औषधि प्रभावशाली होती है? वो कौन सी औषधि है जो है यक्षमा के रोगियों के लिए प्रभावशाली होती है? सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, रिम्फेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर का प्रश्न है, विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो वो कार्य करती है फैराडे के नियम के अनुसार विद्युत मोटर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर का प्रश्न है, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा दी गई है? बहुत अच्छा प्रश्न है और ये टेक्नीशियन ग्रुप डी में कई बार पूछा गया प्रश्न है। ये इस बार के टेक्नीशियन में भी आया हुआ प्रश्न है, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा दी गई है? आंवला को, तुलसी को, नीम को, या फिर आम को? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है तुलसी। क्या है? तो वो है तुलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है? जी हाँ, इनमें से कौन प्रतिचुंबकीय है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है बिस्मथ। क्या है? तो वो है बिस्मथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर का प्रश्न है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? जी हाँ, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है बेंजामिन। क्या है? तो वो है बेंजीजिएगा। संतरे में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो भी विटामिन सी। संतरे में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो विटामिन सी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर का प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक है? जी हाँ, वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 53 नंबर का प्रश्न है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? तो दालचीनी जो होती है वो छाल से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 54 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मोलस्का के अंतर्गत आता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन मोलस्का के अंतर्गत आता है? तो जो ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस ये मोलस्का के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी प्रश्न जो है रेलवे में पूछे जा चुके प्रश्न हैं और आरआरबी ग्रुप डी में आने की प्रबल संभावना इन सभी प्रश्नों की बनती है। निम्नलिखित में से किस में यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, कर्जा नहीं है ऊर्जा, यहाँ पे ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है सितार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 56 नंबर का प्रश्न है, पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? जी हाँ, पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो वो है वर्तिका तथा वर्तिकाग्र को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर का प्रश्न है, वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा होती है? तो वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा 5 लीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर का प्रश्न है, मनुष्य को सबसे अधिक जरूरत होती है? तो मनुष्य को सबसे अधिक जरूरत होती है प्रोटीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 59 नंबर का प्रश्न है, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है? तो इंसुलिन की कमी के कारण जो है ये डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 60 नंबर का प्रश्न है, किस ताप पर H2O का घनत्व अधिकतम होगा? जी हाँ, वह कौन सा ताप है जिस पर H2O का घनत्व अधिकतम होगा? तो सही जवाब जाएगा 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 61 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है निम्न में से, तो ये गाजर में। किसमें? गाजर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 62 नंबर का प्रश्न है, रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम का प्रतिपादन किया था?
वो किसने किया है? तो सही जवाब जाएगा फजन तथा सोडी ने किया है। किसने? सोडी ने। ये तारक मेहता वाला सोडी नहीं, ध्यान रखिएगा, ये फजन तथा सोडी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 63 नंबर का प्रश्न है ऊर्जा का मात्रक क्या है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो सही जवाब जाएगा जूल। क्या है? तो वो है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर का प्रश्न है रक्त संबंधी खोज की थी। जी हाँ, रक्त संबंधी खोज किसने की है? वाटसन क्रिक ने, एडवर्ड जेनर ने, विलियम हार्वे ने या फिर लिस्टर ने? तो रक्त संबंधी जो है खोज की है तो वो की है विलियम हार्वे ने। किसने? विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 65 नंबर का प्रश्न है स्टीम इंजन के आविष्कारक थे। तो स्टीम इंजन के आविष्कारक जेम्स वाट जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर का प्रश्न है किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो वो कहा जाता है ग्रुप ओ को। किसको? ग्रुप ओ को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 67 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है जेलीफिश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 68 नंबर का प्रश्न है नीचे लिखी कौन सी प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करती है? जी हाँ, इनमें से कौन सी प्रक्रिया एक ऐसी है जो वायु को प्रदूषित नहीं करती है? तो वो है प्रकाश संश्लेषण। यह वायु को प्रदूषित नहीं करता है, बल्कि लकड़ी का जलना, अंगारों का प्रयोग, कीटनाशकों का प्रयोग, यह सभी वायु प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर का प्रश्न है गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है। जी हाँ, गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या पता लगाया जाता है? प्रतिरोध का, ऊर्जा का, धारा का, ताप का। तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, उसमें जो है धारा का पता गैल्वेनोमीटर के द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर का प्रश्न है लार ग्रंथियों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है? तो लार ग्रंथियों के द्वारा जो है ये टाइलिन नामक एंजाइम जो है यह उत्पादित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर का प्रश्न है वनस्पत तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। जी हाँ, वनस्पत तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। किसके? हाइड्रोजनीकरण के द्वारा वनस्पत तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस गोबर गैस का एक घटक है? तो गोबर गैस में क्या घटक होता है? एसिटिलीन, ईथेन, एथिलीन या फिर मीथेन? तो सही जवाब जाएगा गोबर गैस में मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्निशमक में प्रयुक्त होता है? तो अग्निशमक में क्या प्रयुक्त होता है? तो खाने का सोडा, बुझा हुआ चूना या फिर बिना बुझा चूना या फिर धोने का सोडा। तो निम्नलिखित में से अग्निशमक में जो है वो खाने का सोडा जो है बेकिंग सोडा प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता अधिक होती है? तो हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता इनमें से किसमें अधिक होगी? तो वो होगी पुरुषों में। किसमें? पुरुषों में, आदमियों में हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता इनमें से अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक जल के घुलनशील विटामिन है? जी हाँ, इनमें साथियों ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन जो है बहुत ज़्यादा इस क्वेश्चन में होता है कि निम्नलिखित में से कौन एक जल में घुलनशील विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन के? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है विटामिन सी। कौन सा है? विटामिन सी। इनमें जो है जल में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथियों, और जो लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं ऑफर प्राइस में मात्र 21 रुपये में आप लोग बाई कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 76 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से किनकी या किसकी गति प्रकाश की गति के बराबर होती है? तो चाहे एक्स किरण हो, चाहे वाई किरण हो या फिर पराबैंगनी किरण हो, इन सभी किरणों की गति जो होती है वो प्रकाश की गति के ही बराबर होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 77 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु ऊष्मा गतिकी के सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ऊष्मा गतिकी के सिद्धांत पर जो है स्टीम आयरन कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 78 नंबर का प्रश्न है निम्न में से कौन किस रोग में श्वसन नली प्रभावित होती है? तो उसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है अस्थमा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 79 नंबर का प्रश्न है ग्वाइटर रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? जी हाँ, ग्वाइटर रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है गला। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर का प्रश्न है दांत और मसूड़े की समस्या किस रोग के कारण होती है? जी हाँ, दांत और मसूड़े की समस्या किस रोग के कारण होती है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है स्कर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर का प्रश्न है मलेरिया में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होगा? गुर्दा, फेफड़ा, रक्त कोशिका या फिर मस्तिष्क? तो मलेरिया में शरीर का जो है वो रक्त कोशिका प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर का प्रश्न है मस्तिष्क निम्न में से किस रोग के कारण प्रभावित होता है? तो वो किस रोग के कारण जो है प्रभावित होता है?
तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है मेनिनसाइटिस। क्या है? मेनिनसाइटिस के कारण जो है इस रोग से मस्तिष्क प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर का प्रश्न है, जीवाणु बैक्टीरिया कौन सी बीमारी पैदा करने वाले जीव हैं? तो जीवाणु जो बैक्टीरिया होता है निम्न में से जो है यक्षमा तपेदिक इन जीवाणुओं को मतलब इन रोग को पैदा करने की क्षमता रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर का प्रश्न है, काला जार ज्वार संचरण होता है। काला जार ज्वार संचरण होता है, तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है सिक्ता मक्खी के काटने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर का प्रश्न है, जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार, जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर का प्रश्न है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? जी हाँ, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है सामान्य नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 87 नंबर का प्रश्न है, इंसुलिन की खोज की थी। जी हाँ, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज जो है फ्रेडरिक बेंटिंग ने की थी। किसने? फ्रेडरिक बेंटिंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर का प्रश्न है, मोरबोली वायरस के कारण कौन सा रोग होता है? जी हाँ, मोरबोली वायरस के कारण कौन सा रोग होगा? तो वो होगा खसरा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 89 नंबर का प्रश्न है, मसमस वायरस के कारण कौन सा रोग होता है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी, वो है गल्स हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर का प्रश्न है, चेचक रोग किस वायरस के कारण होता है? जी हाँ, चेचक रोग जो होता है यह जो है वेरिओला वायरस के कारण होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर का प्रश्न है, मलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो मलेरिया रोग जो होता है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसके कारण सोने की बीमारी होती है? तो किसके कारण सोने की बीमारी होती है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है ट्रिपेनोसोमा। क्या है? ट्रिपेनोसोमा के कारण सोने की बीमारी होती है। गोल्ड वाला सोना नहीं, स्लीप वाला सोना है। निम्न में से कौन सा रोग कवक के कारण नहीं होता है? तो वो जो मलेरिया है ये कवक के कारण नहीं होगा, बल्कि खाज, दाद और एथलीट फुट यह सभी कवक के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ट्राइकोफाइटान के कारण कौन सा रोग होता है? जी हाँ, ट्राइकोफाइटान के कारण कौन सा रोग होता है? तो वो होता है दाद। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर का प्रश्न है, न्यूमोनिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो न्यूमोनिया में जो होता है वो फेफड़े प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 96 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस रोग में आंखें प्रभावित होती हैं? निम्न में से किस रोग में आंखें प्रभावित होती हैं? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है ट्रेकोमा। किसके? ट्रेकोमा के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 97 नंबर का प्रश्न है, पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग विटामिन B1 की कमी के कारण होता है? तो B1 की कमी के कारण जो है वो बेरी रोग होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर का प्रश्न है, राइबोफ्लेविन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? राइबोफ्लेविन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो इसका सही जवाब जाएगा विटामिन B2 के, विटामिन B2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन उपापचय में महत्वपूर्ण सा एंजाइम के लिए जिम्मेदार है? तो वो विटामिन है विटामिन B3। कौन सी है? विटामिन B3। करने से ये होता है साथियों, क्वेश्चन दिमाग में बना रहता, भूलता नहीं, गलत होने के चांस बहुत कम होते हैं और इसी से सिलेक्शन हो जाता है। तो कमेंट किया कीजिए, आवर्त के नियम की खोज किसने की थी? जी हाँ, आवर्त के नियम की खोज किसने की थी? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो थे मेंडलीफ। आवर्त के नियम की खोज मेंडलीफ ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का प्रश्न है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? जी हाँ, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 4 नंबर का प्रश्न है, एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक सांद्र अम्ल है, उसको अगर तनु करना है तो उस पानी में सांद्र अम्ल जो है होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 5 नंबर का प्रश्न है, सल्फर की परमाणुकता क्या है? जी हाँ, सल्फर की परमाणुकता क्या है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है बहुपरमाणविक। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यह सभी प्रश्न आरआरबी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्न हैं। वही प्रश्न मैं आप लोगों के सामने सेम टू सेम रख रहा हूँ। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, तो वो कौन सा दर्पण लगा रहता है, ये पूछने की कोशिश किया इसने। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, उत्तल दर्पण लगा होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का प्रश्न है, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है, तो वो होता है उत्तल लेंस। ऑप्शन सी बिल्कुल
सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर का प्रश्न है, पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? तो पानी में हवा का बुलबुला जो है वो अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है, वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। वायुमंडल की आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है? हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर या फिर अल्टीमीटर? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से भूकंप मापी यंत्र है, तो भूकंप जो है वह किस पर मापा जाता है? तो वह यंत्र कहलाता है सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 11 नंबर का प्रश्न है, बेसिक से स्ट्रॉन्ग तक चलना है, ध्यान रखिएगा। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, तो ध्वनि की तीव्रता जो है वो डेसिबल में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का प्रश्न है, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो मानव रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक एवं उल्टा होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है, जब कोई वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होगी, तो वो होगी अनंत। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टर लोग अपने जो है गले में नहीं लटकाए रहते हैं, जिसको कान में लगा करके आपके हृदय पे लगाया जाता है, तो उसी को स्टेथोस्कोप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब की माप किससे की जाती है? जी हाँ, वायुमंडलीय दाब को जो मापा जाता है वह किस यंत्र से मापा जाता है? तो उसको जो है बैरोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है, तो वो रखा जाता है लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच। किसके? लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का प्रश्न है, वनस्पत तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है निकेल का। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है, अमोनियम गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। आप चाहे टेक्नीशियन का एग्जाम दें, अंडर ग्रेजुएट टेक्नीशियन का एग्जाम दें, टेक्नीशियन का एग्जाम दें, या फिर साथियों जो है ग्रुप डी के, और ये भी 18-22 कई बार ये प्रश्न पूछा गया, कम से कम 8 से 10 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, जो मैंने इसका रिवीजन किया है, देखा है मैंने। तो अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो वो है लौह चूड़। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु अनंत पर हो, फोकस पर हो, ध्रुव पर हो, या फिर फोकस और ध्रुव के बीच में हो। सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, फोकस और ध्रुव के बीच में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का प्रश्न है, रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो रक्त का दाब जो है वो स्पिग्नोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। साथियों, अगर मेरी मेहनत और कंटेंट अच्छा लगता है तो बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाए, और वाकई में आप चाहते हैं कि सिलेक्शन हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे बेहतरीन कंटेंट रेलवे ग्रुप डी का अगर कोई दे रहा है तो सरकारी रोजगार चैनल ही दे रहा है। ट्रांसफार्मर का क्रोड किससे बना होता है? तो ट्रांसफार्मर का जो क्रोड है वो नर्म लोहे का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? जी हाँ, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 23 नंबर का प्रश्न है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, तो ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 24 नंबर का प्रश्न है, व्हाइट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? जी हाँ, व्हाइट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 25 नंबर का प्रश्न है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है, तो पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र जो है वो हाइड्रोफोन कहलाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 26 नंबर का प्रश्न है, लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है, तो वो होता है
विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक ध्वनि में ऊर्जा का परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो वो है डायनमो। क्या है? तो वो है डायनमो। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो वो परिवर्तित करता है विद्युत मोटर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगर सेशन अच्छा लगता है साथियों तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। जी हाँ, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन बैटरी में किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर का प्रश्न है, रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है तो वो किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर का प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग जो है केवल एसी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर का प्रश्न है, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है तो टेलीफोन लाइन में कौन सी प्रवाहित ऊर्जा होती है? तो वो होती है विद्युत ऊर्जा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथियों, 33 नंबर का प्रश्न है, शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? तो शुष्क जो सेल होता है उसमें रासायनिक ऊर्जा निहित होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 34 नंबर का प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर का प्रश्न है, परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो इसका सही जवाब है नाभिकीय विखंडन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर का प्रश्न है, रडार के आविष्कारक कौन है? तो रडार के आविष्कारक अल्बर्ट टेलर हैं। कौन है? अल्बर्ट टेलर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही, रडार के आविष्कारक अल्बर्ट टेलर हैं। यह टेक्नीशियन में भी पूछा गया था इसी बार वाले में क्वेश्चन में। न्यूट्रॉनों की खोज किसने की है? तो न्यूट्रॉनों की खोज जो है न्यूट्रिनो की खोज जो है पावली ने की है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, न्यूट्रिनो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आवर्त के नियम की खोज किसने की थी? तो वो किसने की थी? मेंडलीफ ने। क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितना बेहतर रिवीजन उतना ज़्यादा नंबर स्कोर करेंगे आप। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? तो वो बनाया गया था एनरिको फर्मी। किसके? एनरिको फर्मी की देखरेख में बनाया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर का प्रश्न है, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टेक्नीशियन ग्रुप डी दोनों में पूछा गया प्रश्न है। प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? तो वो बनाया गया था 1952 में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 41 नंबर का प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो उत्तल दर्पण के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब जो होता है वो काल्पनिक तथा सीधा होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 42 नंबर का प्रश्न है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, दोगुनी होती है, तीन गुनी होती है या फिर चौथाई होती है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 43 नंबर का प्रश्न है, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता, मतलब उपयोग किया जाता है? तो वो जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 44 नंबर का प्रश्न है, द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है तो द्रव का आपेक्षिक घनत्व जो होता है वो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर का प्रश्न है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता जो होती है वो लेक्टोमीटर से मापी जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 46 नंबर का प्रश्न है, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो जेनेटिक कोड की खोज जो है वो हरगोविंद खुराना ने की थी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री जो थी वो थी कल्पना चावला। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 48 नंबर का प्रश्न है, भारत के पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की जाती है? इसी बार के अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। भारत के प्रथम प्रक्षेपास्त्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की जाती है? तो वो है स्कड। कौन सा है? तो वो है स्कड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 49 नंबर का प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया था? प्रथम पूछ रहा है तो वो तारापुर में जो है प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 50 नंबर का प्रश्न है, एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? तो एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार जो है वो जोसेफ लिस्टर ने किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 51 नंबर का प्रश्न है, कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? हुई थी नहीं है, कहाँ हुआ था? तो कल्पना चावला का जन्म जो है वो करनाल हरियाणा में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
52 नंबर का प्रश्न है और यह प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। और एक बात, इस क्वेश्चन में कंफ्यूज जरूर होइएगा, तो ध्यान से पढ़िएगा। महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जाता है? तो वो जो है आसवन, ध्यान रखिएगा। महासागरों से शुद्ध जल अगर प्राप्त करना है तो वो आसवन विधि से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 53 नंबर का प्रश्न है, हीरा उसी एक तत्व से बना है जिससे बना होता, तो जिससे ग्रेफाइट बना होता है उसी से हीरा बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 54 नंबर का प्रश्न है, पर्यावरण का प्रदूषण करने वाली गैस है। पर्यावरण का प्रदूषण करने वाली गैस है, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 55 नंबर का प्रश्न है, लोहे के उत्पादन के लिए जिस कच्ची वस्तु का इस्तेमाल होता है वह है, तो वो जो है कोक का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, लोहे के उत्पादन के लिए कच्ची वस्तु का इस्तेमाल होता है वह क्या है? तो वो है कोक। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साथियों, सेशन अगर अच्छा लग रहा है, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बरों के साथ शेयर जरूर कर दिया कीजिए। बस इतना आप लोग कहना मान लीजिए। मैं सबसे बेहतरीन कंटेंट ग्रुप डी का दे रहा हूँ साथियों, जो आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगा। कैंसर के ऊतकों की जांच की जाती है, तो ऐसी कौन सी जांच है जिससे पता चलता है कि इस व्यक्ति को कैंसर है? तो वो की जाती है बायोप्सी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 57 नंबर का प्रश्न है, कॉन्टैक्ट लेंस सामान्य रूप से किससे बनते हैं? जी हाँ, कॉन्टैक्ट लेंस जो होते हैं वो हाइड्रोजेल से बनते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। 58 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित वायरल रोग नहीं है? तो जो है रिंडरपेस्ट जो है ये वायरल रोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 59 नंबर का प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? तो हाइड्रोफोबिया जो होता है वो रेबीज का विषाणु है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 60 नंबर का प्रश्न है, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग की पहचान कीजिए। तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर नामक रोग हो जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 61 नंबर का प्रश्न है, मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परजीवी है। जी हाँ, मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परजीवी है, तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है मादा